यूपी का रामपुर जिला जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, बीजेपी वहां अपना सियासी जमीन तलाश रही थी। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिला जिसने रामपुर में बीजेपी की न सिर्फ सियासी जमीन बनाई बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया कि आज बीजेपी के पास रामपुर की 4 सीटें हैं। आज चलते चलते हम योगी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख के पास पहुंचे हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भैया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सब ठीक है? रामपुर एक ऐसा ज़िला है जहां कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन फिलहाल 5 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी के पास है, एक आपके सहयोगी दल के पास है, एक ही समाजवादी पार्टी के पास है। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, ये था कि रामपुर में 2017 के पहले ये बात ठीक थी कि समाजवादी की सीटें ज़्यादा थी। 17 के बाद और 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और 17 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जो जनता का मूड बदला है, जो पूरी यूपी में और रामपुर भी उसमें मैं कहूँ तो इस तरह सा एक माहौल सा बना है कि जो भी समाजवादी के थे वो ख़त्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहीं और 2022 में हमारे पास 3 सीटें हो गई, एक सहयोगी दल के पास सीट हो गई। फिर उपचुनाव हुआ, फिर उपचुनाव में ही हुआ है। तो ये सारी सीटें 5 में से 4 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दल के पास हैं और जनता चाहती है कि जो सरकार की योजनाओं का लाभ जो है आखिर पायदान तक मिले, तो वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहकर उन्हें पता है कि हमारा जो भला है, हमारा जो गांव, नगर, जिला जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए वो सारी की सारी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही कर्मशील कार्यकर्ता हैं जो लगातार बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, उनकी भी तपस्या है कि उन्होंने ये माहौल देखा और जनता का विश्वास जीता। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं पॉलिटिकल सवाल पे एक बार फिर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके मंत्रालय से जुड़ी कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, आज यूपी सरकार में आप कृषि राज्य मंत्री हैं। यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें आपके मंत्रालय का कितना रोल है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन पे पहुँचाने का, तो उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं कि जिससे इसकी विकास की गति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार 2017 से 2014 से ही, और 2017 में और गति उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद और गति इसमें तेज़ी आई है। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने विभाग में करी हैं। किसानों को सीधा सीधा लाभ देने का काम किया है। म्यूचुअली एग्री ख़त्म करी गई है, बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, मशीनरी पे सब्सिडी दे रहे हैं, किसान को क्या कहते हैं कि भी हर चीज़ मुहैया वो करा रहे हैं। और जहाँ तक अगर मैं कहूँ तो माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरा जो किसानों का ट्यूबवेल का बिल होता है उसको माफ़ करने का काम किया है। बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट किसान का कम किया है और किसानों की सह फसली की तरफ, पहले एक फसल लेते थे, किसानों को अवेयर किया है सरकार ने कि आप सह फसली लीजिए और 2-2 फसलें उसमें जो क्रॉप है वो ले सकते हैं। और DSR के अंदर अब जो धान की खेती हो रही है उसमें बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पहले ये क्या था कि कुछ ही फसलों का रहता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कुट्टू है, लाई है, सरसों है, चना है, मसूर है, इसमें एकदम बूम किया उनके MSP रेट पे। तो किसान उसमें बहुत प्रभावित हुआ, तो किसान ने उसको एक्सेप्ट किया, किसान उस तरफ बढ़ा है और सरकार ने कहा कि बागवानी की तरफ जाइए, प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए।
मिलेट्स के जो आइटम है उसकी तरफ जाइए। श्रीयन। तो ये सारा जो एक विजन था माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसमें बहुत सारी हमारी जो प्रोग्रेसिव किसान थे उन्होंने और आगे बढ़ के इसमें काम किया। तो जीडीपी ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, इससे किसानों को सीधा फायदा भी हो रहा है। 100% आज देश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, वो अपनी पीएचडी करके, अपनी पढ़ाई करके वो खेती की तरफ मोड़ कर रहा है। उसकी वजह है कि वो चाहता है कि उनको पुरखों ने खेती करी है और उन्होंने पुरानी नीति से करी है। आज बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी का युग आ गया है और लोग, अब देखिए, कोई ड्रैगन की फसल कर रहा है, कोई केला की फसल कर रहा है, कोई अमरूद की फसल कर रहा है, कोई ऐसे स्ट्रॉबेरी की फसल कर रहा है। तो इसमें जस्ट किसान की जो एक उसकी आय थी कि एक साल में 1 लाख तक 70,000 75,000 की, आज वो अपनी उस आय को 1 एकड़ में 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक की भी लेके जा रहा है। तो उसको बड़ा उससे एकदम खेती में बूम आया और पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो उसको नई टेक्नोलॉजी से उस खेती को कर रहे हैं। उस खेती को एक प्लेटफार्म देके वो एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे आज हमारा बहुत सारा वेजिटेबल का एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्रूट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से यूपी से और इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये तो एक हब बन रहा है। आज हम आम की खेती है, आम के हमने बहुत बड़े कई कंटेनर फॉरेन कंट्री में भेजे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत सारी खेती में एकदम उबाल आने का काम हुआ है और खेती को विकसित भारत 2047 तक आप देखिए खेती के और किसानों को बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। किसान हमेशा से मोदी सरकार के एजेंडे में रहे हैं, आपकी सरकार काम भी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार है ना वो किसान विरोधी है। देखिए, अखिलेश की सरकार में या पूर्व सरकारों में किसान एजेंडे में ही नहीं था। उनके एजेंडे में नहीं था किसान एजेंडे में आया है जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब उन्होंने शपथ ली, तो आते ही ये कहा किसानों की आय को हम दुगनी कैसे करेंगे, तिगनी कैसे करेंगे। ये मोदी जी की सरकार में ये किसान एजेंडे में आया और उसको धार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अच्छा, हम फर्टिलाइज़र की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर हम इसे विदेशों से इंपोर्ट करते थे। मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ, तनाव हुआ, उसके बाद ये चेन जो है वो टूट गया। स्थिति कैसे मैनेज हो रही है? देखिए, खाद की कोई कमी नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें क्योंकि फॉरेन कंट्री से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर भी हमारे भारत में खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। हम तो किसानों को अभी फालतू खाद दे रहे हैं। हम 1 हेक्टेयर में 7 कट्टे यूरिया दे रहे हैं, 5 कट्टे NPK दे रहे हैं, DAP दे रहे हैं। NPK फ्री है जितनी भी किसान ले। मगर ये उन लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जो हम 265 रुपये का 66 रुपये का कट्टा दे रहे हैं सारा किसान को, उसका 250 रुपये है तो कुछ रेंट कर करके, तो लगातार सब्सिडी दे रहे हैं। 50% से ज़्यादा सब्सिडी हम खाद पे दे रहे हैं। और जो खाद का इसलिए कि जो लोग व्यापारी हैं, जो लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी हैं, वो लोग भी एक किसान की खाद को लेके जाते हैं। उस पर हमने कंट्रोल करने का काम किया है। काला बाजारी और जमाखोरी पे कंट्रोल बिल्कुल 100%। कई लोग हम लोगों ने जेल भेजे हैं, कई लोगों के खिलाफ FIR हुई हैं, कई लोगों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, कई लोगों की कोई भी लाइसेंस की प्रणाली उसको खत्म करने का काम किया है। खाद आपूर्ति पे कोई असर पड़ा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई असर नहीं पड़ा। देखो, किसानों को भरपूर खाद मिल रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है और स्टोरों पे भी कोई दिक्कत नहीं, कोऑपरेटिव पे कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की दुकानों, जो दुकान है, प्राइवेट दुकानें, उनमें कोई दिक्कत नहीं। तो किसान को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। किसान जो है उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ावा देना, या फिर किस तरीके के? मैंने आपको पहले बताया कि किसान की आय को दुगनी कैसे होगा। आज हम बीज पे 50% सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हम किसान को
50% 80% यंत्र दे रहे हैं। हम किसान का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया। हम किसान को बिजली के जो मोटर के किसान का पानी जहाँ खेतों को लगाता है उसको फ्री करने का काम किया। हमने अच्छे अच्छे बीज देने का काम कर रहे हैं। अच्छे हम सह फसली लगाने का काम कर रहे हैं। हम ये समझ लिए कि उसके फ्रूट की और उस पर क्या कहते हैं फ्रूट पे वेजिटेबल पे इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी किसान की आय को दुगनी तिगनी चौगनी करने का काम है। तो ये सरकार उसमें कर रही है। बिल्कुल। चलिए कुछ पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। चुनावी राजनीति में आपकी एंट्री बहुत लेट हुई। आप संगठन में काम करते रहे, 2017 में पहली बार आपने चुनाव लड़ा। उससे पहले का सफ़र कैसा था? देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ में भी मैं कमाई यूनिवर्सिटी में था और मैंने वहाँ पे चुनाव लड़ा था। मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा और उसके बाद में आके अपनी लोकल जो प्रॉब्लम्स थी तो उसमें स्टूडेंट के नाते मैं लग गया था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया 97-98 में और उसके बाद धीरे धीरे मैं जिले का उपाध्यक्ष बना, फिर मैं महामंत्री बना, फिर जिलाध्यक्ष 2 बार रहा। हाँ, 2 बार आप जिलाध्यक्ष बाकी रहे। मैंने चुनाव लोकल लेवल पे, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव का किसी भी उसका सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे गन्ना सोसाइटी का चुनाव हो, सारे चुनाव मैंने लोकल स्तर पे लड़े और जीते हैं। अच्छा। तो मैं लगातार 2007 से मैं चाह रहा था, मैं टिकट मांग रहा था, मगर पार्टी ने 2 बार मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। और मैं कहूँगा कि अमित शाह जी की कृपा से, क्योंकि वो 2014 में यूपी के प्रभारी बने और प्रभारी बनने के बाद लगातार मैं जिलाध्यक्ष था रामपुर का, तो प्रभारी का जिला अध्यक्ष के 1 हफ्ते में 1-2 बार संपर्क हो ही जाता माननीय अमित शाह जी करते थे। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि मैं काफ़ी दिनों से पार्टी में काम कर रहा हूँ और मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि ये सीट को आप जिताइए, उसके बाद हम आपको टिकट देंगे। तो उनकी कृपा से मुझे 2017 में टिकट मिला। और ये आपके लिए लकी भी रहा, क्योंकि अब 2017 में बीजेपी की सरकार भी बनी, आपको मंत्री बनने का मौका मिला, तो सही समय पे सही टिकट मिला और आप चुनाव जीते और मंत्री बन गए। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो 12 में भी लड़ता तो 12 में भी जीतता, मगर जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, जब लड़ना होता है, पार्टी टिकट देती है, जनता सहयोग करती है, उनका आशीर्वाद रहता है, तभी आदमी सफल हो पाता है। रामपुर एक ऐसा जिला माना जाता था ना, मतलब कि वहाँ पे सपा का गढ़ था, बीजेपी के लिए बहुत कुछ नहीं था। आप संगठन की राजनीति करते रहे, लगातार वहाँ पे बीजेपी की ज़मीन तैयार करते रहे। 2017 में जब आप विधायक बने और आपको सीधे मंत्री बनाया गया, तो क्या सरकार की तरफ से आपको पारितोषिक दिया गया था क्या? एक्चुअली क्या है ये बात, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही सोचता है कि किसको क्या देना है। हम लोग तो यही चाहते रहते टिकट मिल जाए तो जीत जाए। और पार्टी ने मंत्री बनाया तो उनका कुछ भाई, उनके हमारे सीनियर जो नेता लोग होते हैं, उनका बहुत सारा एक विजन होता है कि किस समाज को, किस जात को, किस उसको सारा समीकरण बना के ही वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। आप इकलौते सिख मंत्री हैं योगी सरकार में। सौभाग्य है कि भाई 403 में से 1 सीट दी और वो मैंने जीत के उनकी झोली में दी और उन्हीं की कृपा है, उन्होंने टिकट दिया तो मैं जीता। और तो कोई ऐसा वो है नहीं, बाकी तो पार्टी की कृपा रहती है तभी। लेकिन बिलासपुर से जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे पिछली बार सपा ने आपको कड़ी टक्कर दी थी, 307 वोटों से मात्र आप चुनाव जीते थे। देखिए, वो बड़ा सेटबैक था। कहा जा रहा था किसान आंदोलन था, वही बात आपको बता रहा हूँ। वो बड़ा मेरे लिए बड़ा एक अलग से एक वो था। मैंने 17 से लेके 22 तक डट के काम पब्लिक में किया, जनता में किया, जनता का विश्वास जीता। एक्चुअली जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन नहीं था, वो सरदार आंदोलन था। किसान आंदोलन नहीं था, जाट सरदार, और जाट से भी ज्यादा सरदार आंदोलन था। आप देखिए, जो 26 जनवरी में एक लड़का मरा, वो मेरे बिलासपुर, राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, जयंत जी और पंजाब का जितना भी नेतृत्व था वो मेरे बिलासपुर में रहता था। एक दिन नहीं, उनको उसके संस्कार में भी आ रहे हैं, उसके भोग में भी आ रहे हैं। मतलब एक उन्होंने बिलासपुर को एक पॉलिटिकल अड्डा बना लिया था कि पॉलिटिकल सारी पार्टियों की बिलासपुर से चलती थी। और किसान आंदोलन में देखिए,
बहुत बड़ा मैं उसको भी रोका। हमारे यहाँ पे 30-32 हज़ार सिख हैं, उनको भी रोकने का काम किया। रोक सका तभी मैं जीता। उसका भी ये समझ लीजिए, देखिए कहीं भी कथाएं होती थी, कहीं जैसे हमारे सिखों में तो किसान आंदोलन की अरदास होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही कि थोड़ा सा कुछ दिन पहले 21 में ही उन्होंने इस समस्या को हल किया, तो धीरे धीरे हमने कवर कर लिया। ये बहुत बड़ी, मेरा वोट कम नहीं हुआ। मैं 2017 में 99 वोट तो आपका 1 लाख पार चला गया था। 98-99 हज़ार था, तब मैं 26,000 से जीता था। अब मेरा लाख से 1,03,000 के करीब हो गया। लेकिन तो मैंने वोट कम नहीं किया, मगर किसान आंदोलन के नाते जो सारी की सारी पार्टियां लगी, और फिर मेरे समाजवादी ने भी एक सिख कैंडिडेट दे दिया। एक तो किसान आंदोलन का, ऊपर से एक सिख को कैंडिडेट बना दिया, और एक माहौल सा बन गया था, माहौल बना हुआ था। पर फिर भी ऊपर वाले की कृपा, वाहिगुरु की कृपा कि मैं तब भी, उन्होंने कृपा करी तो मैं जीत के, मेरी कोई इसमें बहुत बड़ी वो नहीं है, मगर सब ऊपर वाले की कृपा है। अब सब ठीक है, अब तो सारा नहीं, सब कुछ ठीक है। क्योंकि जो हमारे किसान लोग गए थे, आज 90% मेरे साथ फिर आ गए। जैसे मेरे 2017 में थे, उससे भी बढ़ के आ गए। तो अब तो मुझे तो कोई उसमें कोई, आपने एक और बयान दिया था कि काम तो हम सबके लिए करते हैं, लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो हमें वोट नहीं देता है। बिल्कुल ठीक मैंने उस समय कहा था। जीतने के बाद हमने एक तजर्बा किया था कि हमने स्वार सीट पे भी सहयोगी दल को लड़ाया था, अपना दल के आदमी को लड़ाया था, हमजा मियाँ को। उनको भी वोट नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी से और उसके अलायंस से लड़े थे। पर मेरा उस कम्युनिटी में बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं है। हम लोकल चुनाव लड़ते हैं तो वो लोग मेरे साथ रहते हैं। जहाँ पर फूल के निशान का चुनाव होता है तो वो थोड़ा सा मुझसे हटते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार उनका भी सहयोग मुझे मिलेगा, क्योंकि वो समझ सके हैं कि भी हमारी विधानसभा का विकास कौन कर सकता। 70 साल से किसी ने किया नहीं। 76 साल देश आज़ाद हो गए। मैंने जो काम किए हैं, मैंने कोई काम बिलासपुर में छोड़ा नहीं। मैंने सड़कों से लेके सारी सड़कें चौड़ी कराने का काम किया। मैंने एजुकेशन में, मैंने बच्चों के लिए इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटी कॉलेज बनाने का काम किया है। मैंने अपनी विधानसभा में बिजली का पूरा पर्याप्त सब स्टेशन बना के उसको पूरा करने का काम किया। जहाँ तक कि मैंने अपने शहर लोकल में, हमारा बहुत सटा हुआ शहर है बिलासपुर, उसमें मैंने 700 इसकी पार्किंग दे दी गाड़ियों की, शहर में ही, नहर के ऊपर ही। मैंने वहाँ बहुत बड़ा पार्क बनाया। मैंने बहुत बड़ी झील बना रहा हूँ। तो मैंने चाहे सड़कें सारी मैं चौड़ी कर रहा हूँ, बिजली की कोई किल्लत नहीं, सब स्टेशन मैंने काफ़ी बना दिए। तो मुझे कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। जनता चाहती है कि ऐसा नुमाइंदा, वो कुछ दूसरे समाज के भी लोग सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति काम कर रहा है, बिना भेदभाव के काम कर रहा है, बिना मतलब सब समाज को लेके काम कर रहा है। तो मुझे लगता है उनका भी कुछ ना कुछ मुझे सहयोग मिला। आप रामपुर ज़िले से आते हैं। एक दौर था जब सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खान, उनका रुतबा था वहाँ पे, हनक थी। कैसा था वो दौर? मैं आपको बताता हूँ, जब भी आजम खान सत्ता में रहते थे तो मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था। मेरी हमेशा उनसे गर्मा गर्मी, तू मैं होती रहती थी। मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि जब भी समाजवादी की सरकार आई तो मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष, पार्टी मुझे जिलाध्यक्ष। लोगों में तो डर रहता होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं डरा। मैंने डट के उनका मुकाबला किया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़ा रहा। किसी पे जाति नहीं होने दी, किसी के उसके खिलाफ कोई उनके वो नहीं होने दिए। जहाँ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आजम खान का मुकाबला भी करना पड़ा, तो हम डट के आजम खान का मुकाबला करते हैं। अब संतुष्टि मिलती है अब आज का दौर देख के? और एक सवाल इसमें और है कि क्या ये जो बदलाव हुआ है रामपुर में, ये अस्थायी बदलाव है? 100% स्थायी। अब कहीं समाजवादी का कोई भी वहाँ पर गढ़ नहीं बना सकता। गढ़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़। संतुष्टि मिलती है? 100%। मुझे संतुष्टि नहीं, पूरी जनता को संतुष्टि है। वहाँ पे एक तरफा काम चलता था। समाजवादी में
सभी समाजों को लेके काम नहीं होता था। लोग, एक मैं आपको उदाहरण छोटा सा दे दूं हाँ हाँ बिल्कुल। कि एक बहुत बड़ी आंधी और ओलों के साथ गेहूं की फसल को नष्ट हुआ 2019 के। इनका कैंडिडेट 19 में हार गया आजम खान, और जब कैंडिडेट हार गया तो इन्होंने 19 में 14 में, तो उसमें किसानों को मुआवजा देना था। तो मुआवजा उनके कार्यकर्ता तहसील में बैठते थे, देखते थे किस बूथ पे समाजवादी को कितना वोट मिला। जिसमें समाजवादी को वोट मिला उसको मुआवजा गांव को देना है। जिसको, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फसल नष्ट हुई है उनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला। तो वो भेदभाव, जात पात, इसके हिसाब से वो चलते थे। और हमारी पार्टी सारे समाजों को लेकर चलती। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप एक तरफ से ले लीजिए, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, हर व्यक्ति तक, जो व्यक्ति आखिरी पायदान तक खड़ा, सब योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। जल्दी से अब समय हो चुका है तो 2-3 जरूरी सवाल हैं, उसको ले लेते हैं। राम मंदिर को लेकर जो कथित तौर पे चोरी के आरोप लगे हैं, चंदा चोरी के, इस पे कोई दो राय नहीं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे एक गलत मैसेज समाज में गया है, राम भक्तों में गया है। इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? देखिए कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो भी जिसने किया है वो भरेगा। आप देख ही रहे हो, FIR भी हो रही है, बंद भी हो रहे हैं, सब कार्रवाई भी हो रही है। तो इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जो आरोप लगा रहे हैं उसको, देखिए, जो मैं कहता हूँ, जो राम मंदिर को मानते ही नहीं, जो राम मंदिर के प्रस्थान जब हुआ था उनको बुलाया तब नहीं गए, अब तो बड़े मुखर हैं। क्या मतलब है? तो क्या ये सियासी फिक्र है? जब मैं मानता ही नहीं तो वहाँ कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना। कह रहे सितंबर में चुनाव करा लो, सितंबर में होगा तो भी चुनाव जीत जाएंगे। अब ना राम भक्तों का वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा। ऐसा है, चुनाव तो चाहे आज करा ले, चुनाव कराना है चुनाव आयोग ने, जो भी तिथि देगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है। चुनाव जब हो जाता है उसके दूसरे दिन फिर से चुनाव में लग जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई वो नहीं है। 27 को लेकर एक प्रेडिक्शन कर दीजिए। 100% 27 को माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, इतना बहुत बड़ा नेतृत्व है, और माननीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, नौकरियां, सारे समाज को, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरा का पूरा उनकी पूरी हर तरह से उनको कोई आँच ना आए, उनका अपना विकास हो। अब इंडस्ट्री आप देखिए, इंडस्ट्री लोग बाहर के आके यूपी में कर रहे हैं, क्योंकि क्यों? कानून व्यवस्था थी। लोग चाहता है कि मेरा पैसा लगे मगर सेफ हो। हर व्यक्ति यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है। हर व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जनता में एक प्रदेश सरकार का एक विश्वास, संकल्प और दृढ़ विश्वास बन गया है कि इस सरकार में हम सेफ हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। गुंडाराज, भ्रष्टाचार, कब्जे वाला, सारी की फिरौतियाँ मांगने वाला, सारा का सारा इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म करके एक राम राज्य की स्थापना करने का काम किया है। बिलासपुर को लेकर आप आश्वस्त हैं? रामपुर और स्वार सीट पर क्या फिर से बीजेपी जीतेगी? 100% हम इस बार 5 सीटें जीतेंगे। रामपुर की 5 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी बात करने के लिए। लास्ट में हम एक रैपिड फायर करते हैं, बस वो बचा है। कुछ एक नाम लूंगा, एक शब्द नाम सुनते ही जो भी आपके दिमाग में आएगा वो बोलिएगा। किसी पे अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ, जो एक ब्रांड नेता और हर व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने वाले ऐसे ही। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी सिर्फ लिफाफे और बातें करने। राहुल गांधी को कोई भी अपना पक्ष कहीं भी ढंग से नहीं है। बलदेव सिंह औलख, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए DD UP।